Hello everyone, welcome to Kebab Academy. So, in today's lecture, we shall be talking about some important, or I can say the fundamental concepts related to your chemistry. So, this is your important lecture. You can mark it important. Uh, Unit is our organic chemistry that is going on. And this is your lecture number. I guess it is lecture number 4. Rest you can see whatever it is. And for topic, we can mention the name of the topic as fundamentals. फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओके। अभी तक जो हमने सीखा वो ये सीखा कि कार्बन की शेप कैसी होती है, कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, एंड ऑल द स्मॉल एंड द बिट्स एंड द चिप्स एंड द थिंग्स वी हैव लर्नड अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से यू विल गेट टू नो कि हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली मूविंग और हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली अंडरस्टूड एट योर पेस। ठीक है, यहाँ से चीज़ें शुरू होती है कि अगर आपको केमिस्ट्री आगे परस्यू भी करनी है तो दिस विल बी योर लेइंग बेसिस। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम पहले शुरू करते हैं द फंडामेंटल्स। ठीक है, पुट ऑन द हेडिंग एज fundamentals of organic chemistry। अब आप इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ के आ चुके हो कि ये रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि रिएक्शन एक्चुअली में हो कैसे रही है, क्योंकि हम यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। देयरफॉर वी शैल ओनली बी फोकसिंग अपॉन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे वी शैल बी फोकसिंग अपॉन दैट इटसेल्फ। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो हम लेते थे अपनी पुरानी भाषा में रिएक्टेंट्स को लेते थे, और रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट से फिर हमारे बन जाते थे प्रोडक्ट्स। कुछ इस तरीके से हमने पहले पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट्स में भी तो दो से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसके अंदर कार्बन इज सप्लाइड विद अ न्यू बॉन्ड, अगर कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसके अंदर कार्बन को एक नया बॉन्ड मिल रहा है, कोई नया रूप मिल रहा है, जिसका मतलब जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट से जा रहे हैं लीडिंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं क्योंकि कोई रिएक्टेंट होगा। अगर कार्बन को कोई नया बॉन्ड मिल जाता है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट साइड पर एक नया रूप देखने को मिले हमें उसका, तो हम उसको बोल देते हैं, उसको हम स्पेसिफिक टर्म में बोल देते हैं सबस्ट्रेट। अभी तक चीज़ों को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म से पढ़ रहे थे। अब रिएक्टेंट्स में भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हो सकता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन होगा, अगर आपके कार्बन को नया बॉन्ड मिलता है तो उसको माना जाता है सबस्ट्रेट। वेयर एज अगर आपके कार्बन को नया बॉन्ड नहीं मिल रहा, वो जस्ट डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के साथ वो सिर्फ मदद कर रहा है कि हाँ नया बॉन्ड फॉर्म हो जाए। कार्बन को बॉन्ड सप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ बॉन्ड मिला है कार्बन को तो वो बन जाता सबस्ट्रेट। कार्बन को बॉन्ड नहीं मिला तो इसलिए वो बन गया क्या, रिएजेंट। ये चीज़ होने के बाद जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में कंबाइन करते हैं, व्हेन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट कंबाइन टुगेदर, जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया चीज़ का आविष्कार होता है। एक ऐसी स्टेट आती है कि ना तो वो प्रोडक्ट के रहते हैं ना ही वो रिएक्टेंट साइड के रहते हैं। रिएक्टेंट मतलब कि सबस्ट्रेट और आपके कह लो रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो होता है जब जो कार्बन नया बॉन्ड बनाने की क्षमता रखे, जिस कार्बन के साथ नया बॉन्ड बन सके, वो कार्बन जिसको बॉन्ड सप्लाई किया जा सके, वो आपका सबस्ट्रेट होता है। बचा हुआ आप ले लो रिएजेंट। आप सोचोगे कि इन दोनों के मिलने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ना ही तो वो रिएक्टेंट की तरफ का रहा और ना ही वो अभी कंप्लीटली प्रोडक्ट बन पाया, तो मतलब वो एक बीच की स्टेट का रहा होगा। ऐसी बीच की स्टेट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट।
ऐसी बीच की स्टेट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। और फिर इंटरमीडिएट थोड़ी बहुत हीटिंग के साथ, टेम्परेचर चेंज के साथ, प्रेशर चेंज के साथ, तो कोई भी चेंज थोड़ी बहुत एक्साइटेशन लेवल ऊपर नीचे करने के बाद वो आपका कन्वर्ट हो जाता है अपने प्रोडक्ट में। तो ये होती है पूरी केमिस्ट्री, ये होती है पूरी केमिस्ट्री की कैसे कैसे चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हम केमिस्ट्री को अगर नाम दें कि अगर व्हेन वी इंक्लूड, कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं। पहली चीज़ जो हम इंक्लूड करेंगे वो हम करेंगे रिएजेंट, रिएजेंट के बारे में और सबस्ट्रेट के नेचर के बारे में। रिएजेंट और सबस्ट्रेट के नेचर के बारे में जब हम कंसिडर करेंगे, अब आपको पता चल गया रिएजेंट और सबस्ट्रेट होते रिएक्टेंट ही है, जिसमें से सबस्ट्रेट कौन कहलाया जाएगा, वो कार्बन जिसको सप्लाई किया जा सकता है नया बॉन्ड, और अदरवाइज इट इज अ रिएजेंट। अब आप सोचोगे कि ऐसे तो दो दो अगर आप दो रिएक्शन करवा रहे हो, ए और बी कोई रिएक्शन है, ए और बी रिएक्टेंट्स है, तो दोनों ही सबस्ट्रेट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, पर सबस्ट्रेट आप एक लेकर चलो, तब आपकी चॉइस है कि आप किसको लेकर चलना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, रिएजेंट और सबस्ट्रेट के नेचर की बात चाहिए। इन दोनों को क्या चाहिए हमें, इन दोनों का हमें चाहिए नेचर। सिमिलरली हमें पता होना चाहिए कि अटैकिंग स्पीशी क्या है, अटैकिंग स्पीशी क्या है, जो कि यहाँ पर यूजुअली रिएजेंट होती है अटैकिंग स्पीशी। अगर हमें पता चल जाए रिएजेंट सबस्ट्रेट क्या है, अटैकिंग स्पीशी क्या है, और हमें पता चल जाए कि इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, फिर हमें पता चल जाए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हमें पता चल जाए, तो ये सब चीज़ें अगर हमें पता चल जाती हैं तो हम बता सकते हैं क्या, अपना प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम बाय प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। बाय प्रोडक्ट्स वो स्पीशी होती है जो प्रोडक्ट के साथ साथ बन जाती है। हमें चाहिए तो सिर्फ प्रोडक्ट रहता है, पर ये प्रोडक्ट के साथ साथ बन जाती है। तो अगर हमें ये सब चीज़ें मिल जाती हैं किसी भी साथ, तो ऐसी ही चीज़ों को हम एक साथ मिला करके बोल देते हैं रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म। इन सब चीज़ों को एक साथ मिला करके हम बोल देते हैं क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, जिसकी तरफ हम सबस्ट्रेट और रिएजेंट के थ्रू आगे थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। अब हम चलेंगे थोड़ा और आगे, जहाँ पर वी शैल बी लर्निंग अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजिकल टर्म्स या फिर न्यू केमिकल टर्म्स। यहीं पर आपको कुछ और चीज़ें भी पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता चले कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है, या फिर आप सोचो बॉन्ड कहाँ से, कहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, या फिर आप सोचो कि न्यू बॉन्ड्स डिराइव कहाँ से किए जा सकते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पा रहा है तो वही आपका कहलाया जाता है क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब क्योंकि हमने बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, इन सब की बहुत ज़्यादा बात कर ली, पहले मैं आपको सबस्ट्रेट के बारे में बता दूँ। मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, दिस इज माई रिएक्शन, ठीक है, यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, और यहाँ पर हम रिएक्शन करा देते हैं इसकी Br2 से। अब देखो, मेरा जहाँ पर कार्बन नया बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उसको मैं बोलूँगी क्या, अपना सबस्ट्रेट। और सिमिलरली अगली चीज, यहाँ क्या हमें कार्बन का नया बॉन्ड कोई फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, नो, कार्बन का बॉन्ड तो यहाँ है ना, स्पीशी के अंदर है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, अपना रिएजेंट। तो ये रिएक्शन आगे हम करेंगे चल के, तो वहां से आपको पता चल जाएगी। सिमिलरली अब मैंने बोला कि बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है, नई चीजें आ रही हैं, पुरानी चीजें जा रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर वन। तो इतना सब हो कैसे रहा है, तो सबसे पहला काम है कि अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पर जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बॉन्ड को तोड़ना भी पड़ेगा, कोई भी बॉन्ड हो सकता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं, तो बॉन्ड ब्रेकिंग को यूजुअल टर्म्स में हम फिजन भी कहते हैं। फिजन का मतलब होता है क्या, टूटना, इसको बोलते हैं फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। अब बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है, या तो बॉन्ड ऐसा हो कि एक ही को सारे इलेक्ट्रॉन्स देकर चला जाए, या फिर बॉन्ड ऐसा हो कि मैं तो पार्शियल नहीं हूँ, मैं बायस नहीं हूँ, तो मैं जितना तुम्हें दे रहा हूँ उतना ही तुम्हें भी दूंगा। तो ये चीज़ हम डिसाइड करा सकते हैं एक फैक्टर से, जिस फैक्टर का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करो, हमने अपनी 4th यूनिट में पढ़ी थी, जो कहती है क्या, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले अगर कोई, तो उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ गई है, तो आपके पास अगर बॉन्ड टूट रहा है, इफ देयर इज बॉन्ड ब्रेकिंग, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड जो टूटेगा, उसी बॉन्ड के टूटने को कहेंगे हम हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस कैसे हुआ, जैसे आप समझो अगर आपका बॉन्ड टूट रहा है, हेट्रोलिसिस हो रही है, तो आपका कोई कार्बन है और कार्बन के साथ कोई क्लोरीन जुड़ा है, कोई कार्बन है, कार्बन के साथ कोई ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये क्या करते हैं, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। खींचने की वजह से क्या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा, और क्या मेरे क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये सब काम होते हैं तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसे कार्बन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे ही कार्बन्स को हम बोलते हैं क्या, कार्बोनियम, या फिर आप कह सकते हो उनको कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन वो स्पीशी होती है जब कार्बन के ऊपर आ जाता है क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या फिर सिंपल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा कि अगर आप बॉन्ड ही अलग कर दोगे, अभी तो बॉन्ड है पर अल्टीमेटली तो बॉन्ड अलग ही हो गया ना, Cl बाहर हो गया लेकर के, यहाँ पर Br आपका बाहर हो गया लेकर के, तो इनको बोला जाएगा क्या, कार्बोकेटायंस, मतलब कि कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मैं बोलती हूँ कि हमने तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन पढ़ रखे हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा कार्बन हो गया, और अगर मैं बोलूँ ये मेरा प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन, ये कार्बोकेटायंस हैं, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यूज हैं इनकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। और यहाँ पर तो 0 डिग्री है ही। 0 डिग्री किसको बोलते हो आप, खाली इसको बोल देते हो 0 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री होता है। इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को अगर हमें समझना है तो इससे पहले मुझे जानना पड़ेगा एक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसको जानने के लिए वीडियो के थोड़ा सा देर तक रुको, इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा अभी। तो ये होता है कार्बोकेटायन। अब कुछ सिनेरियो ऐसे भी हो सकते हैं कि बॉन्ड तो टूट रहा है, बॉन्ड इज ब्रेकिंग, किसी ए के साथ किसी बी के साथ बॉन्ड टूट रहा है, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की ही ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचो कार्बन की ही ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे बॉन्ड में हमारे पास जो चीज़ें बनती हैं वो बनती हैं कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज। ऐसी चीज़ें क्या बनती हैं, कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज। और जहाँ दिख जाए कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज, इनको बोल देते हैं हम कार्ब एनायंस। ऐसी स्पीशीज को बोल देते हैं क्या, कार्ब एनायंस। और इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है, द स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो रहता है एकदम ऑपोजिट कार्बोकेटायन के। कैसे, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायंस वो रहता है ऑपोजिट टू दैट ऑफ कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायंस का था 0 1 2 3, और यहाँ पर भी है 0 का, फिर 1 का, देन 2 एंड देन 3। ये समझ में आ रहा होगा आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ इस प्रकार बनती हैं। आपके बने अगर हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है तो आपके बने कार्बोकेटाइन या फिर कार्ब एनायंस, वेर एज इनके ही स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ लिए हमने। ठीक है, यहाँ से हम दो चीज़ें समझ पाए। दो चीज़ें क्या समझ पाए कि भाई अगर आपका हेट्रोलिटिक फिजन होता है, अगर हमारे पास हेट्रोलिटिक फिजन होता है तो सिर्फ दो काम की चीज़ें हैं हमारे पास जो कि डिपेंड करती हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है तो दो ही चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी। पहला जो सीन बनेगा वो ये बनेगा कि भाई जो आपका कार्बन है वो किसी ऐसे बॉन्ड के साथ जुड़ा है जहाँ पर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज और X को मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास जनरेट होते हैं क्या, कार्बोकेटायंस का जनरेशन होता है। ये जो कार्बोकेटायंस होते हैं, अगर मैं इनकी शेप की बात करती हूँ तो इनकी जो शेप होती है, देयर शेप
पहले तो इनकी जो सिमेट्री है दैट इज sp2। कार्बन कैसा होता है आपका 1 2 3 4, और यहाँ पर तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, मतलब उसने अपना एक बॉन्ड खो दिया ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ये कार्बन के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ से क्या जनरेट हुआ, यहाँ से ऐसा कार्बन जनरेट हुआ जो कि है सेक्सटेट, मतलब कि जिसके पास है ही सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनी दैट इज sp2, और इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो इसकी शेप आई वो क्या आई, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ें पता चल गई। और इसी का ऑर्डर अगर हम लिखते हैं तो 0 प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये सीधा याद कर लो, रीजन समझने के लिए वेट करो इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, ये थी आपकी कार्बोकेटाइन की कहानी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अपने अपने कार्ब एनायन की कहानी के बारे में, तो कार्बोकेटाइन की कहानी, चलो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, अपनी कार्ब एनायन की कहानी कहीं और लिख देंगे। यहाँ लिख दो कार्बोकेटाइन की कहानी, कार्बोकेटाइन की कहानी। अब चलते हैं कार्ब एनायन की कहानी पर। कार्ब कार्ब एनायन की क्या कहानी है, कार्ब एनायन कैसे जनरेट होते हैं, इनका भी सेम फंडा है, ये भी सेम ही चीज से जनरेट हो रहे हैं। ये किससे जनरेट हो रहे हैं, जनरेशन इज वाया हेट्रोलिटिक। लिटिक का मतलब होता है टूटना, लिटिक का मतलब होता है टूटना, और फिजन का मतलब भी होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, अब हेट्रोलिटिक कार्ब एनायन बन रहे हैं तो मतलब कोई ऐसा कार्बन होगा जो कि किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ा होगा जहां पर कार्बन की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी किसी दूसरे ग्रुप से। ये किसकी बात की हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। तो अगर आपका कार्बन ऐसा है कि शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो इसका मतलब कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। अब क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो अगर हम कार्बन की शेप देखते हैं तो 1 2 एंड 3 अलोंग विद दिस होल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोल दो एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसी को तो बोलते हैं क्या, कार्ब एनायन। यहाँ से आपके जनरेट हो गए क्या, यहाँ से आप बोल सकते हो, यहाँ से जनरेट हो गए क्या, कार्ब एनायन, जिनकी जो शेप होती है या हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2। आफ्टर दिस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस, इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इनकी शेप होती है। इनकी जो शेप होती है वो होती है थोड़ी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। याद करो कार्बन होता था सिंगल बॉन्ड, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ, और एक ऐसे, चीज़ें कुछ इस प्रकार जाती थी टेट्राहेड्रल के अंदर, तो बस वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है दैट इज 0 सबसे ज़्यादा, 1 2 एंड 3 डिग्री, और ये भी किससे हो रहा है, हेट्रोलिटिक फिजन से। वहीं जब हमने इतनी बात कर ली तो हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है जहाँ क्या हो रहा हो, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन से क्या मतलब है, होमोलिटिक फिजन से मतलब है कि भाई जो भी है सेम सेम बांटो। कार्बन ने किसी के कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाया है, और अगर आप बॉन्ड को तोड़वाना चाहते हो तो आधा इलेक्ट्रॉन इसको दो और आधा इलेक्ट्रॉन इसको दो। आप ध्यान करो, जब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तोड़ा था तो आई हैव मेड द कंप्लीट एरो, कंप्लीट एरो से दिखाया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब उसको मिल गए। और जब मैंने होमो में एरो बनाया तो मैंने बनाया सिर्फ आधा हेड का एरो, पूरा हेड का एरो ऐसे होता है और आधा हेड का एरो सिर्फ ऐसे होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर शेयर हो रहे थे इलेक्ट्रॉन तो दोनों को इक्वल इक्वल मिले। कोई भी बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड बनाया है तो एक इसने दिया होगा एक इसने दिया होगा। अब दोनों सेपरेट हो रहे हैं, दोनों दूर जा रहे हैं, दोनों दूर जाने का क्या मतलब हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। ऐसे केस में जो चीजें जनरेट होती हैं जैसे कि कार्बन विद एन फ्री इलेक्ट्रॉन और एक और कार्बन विद फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे केसेस में जो चीज जनरेट होती है उन्हीं को नाम देते हैं क्या, फ्री रेडिकल्स।
ऐसे केसेस में जो चीज़ जनरेट होती है उनको नाम देते हैं क्या, फ्री रेडिकल्स। और इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है, इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है वो रहता है बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ योर कार्बोकेटायंस। ठीक है, तो इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सेम रहेगा किसके, कार्बोकेटायंस के। ये कहानी होती है कि अगर आपका बॉन्ड टूट रहा है तो बॉन्ड टूटने के बाद चीज़ें क्या जनरेट हुई, तो कुछ चीज़ें कुछ इस प्रकार से आपकी जनरेट हो जाती हैं। आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग हम चलते हैं आगे, आपके सबस्ट्रेट की कहानी और रिएजेंट की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर हम वेल चीज़ें डिफाइन करेंगे कि भाई कौन सबस्ट्रेट है और कौन हमारा रिएजेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको फ्री रेडिकल समझ में आ गए होंगे। फ्री रेडिकल कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं और ये ऐसे रिएक्ट हो जाता है। ये यूजुअली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है रिएक्शन। जैसे मैंने ब्रोमीन को तोड़ना चाहा अगर, तो ब्रोमीन तो ऐसे होता है जिसको आप लिख सकते हो क्या, Br विद Br के साथ बॉन्ड, और बॉन्ड तोड़ना है तो लो भाई आधा तुम लेके जाओ आधा तुम लेके जाओ। तो ऐसे मिलेंगे मुझे ब्रोमीन के दो फ्री रेडिकल्स, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जो शेल लेकर घूम रहे थे अब वो लेकर के सेपरेट हो गए, इन्हीं को बोलते हैं क्या, फ्री रेडिकल्स। इसी के साथ हमारी जो कहानी आती है सबस्ट्रेट और रिएजेंट की, हम अपनी कहानी पर वापस चलते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट क्या होते हैं और रिएजेंट्स क्या होते हैं। अब अगर मैं बात करूं सबस्ट्रेट की और मैं बात करूं रिएजेंट्स की, तो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया कि जो भी चीज़ कार्बन को नए बॉन्ड के साथ सप्लाई कर पा रही है हम उसको सबस्ट्रेट बोल देते हैं, और जो सप्लाई नहीं कर पा रही उसको हम रिएजेंट बोल देते हैं, जैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट भी बनाती हूँ तो ये मेरा कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा कि पहले तो मुझे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एक बॉन्ड इसका तोड़ा और एक बॉन्ड इसका तोड़ा। ये वाला जो मैंने बॉन्ड तोड़ा, फिर से देखो, फिर से देखते हैं, यहाँ पर मेरा ये बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बने हुए थे। डबल बॉन्ड बनने का मतलब है अगर मुझे फर्दर रिएक्शन करानी है तो मुझे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने देखा यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा कोई सीन नहीं है, तो क्या करूँ, ये आधा इसको दो और आधा इसको दो, ये लेकर के एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार से आपकी सिचुएशन आ गई। एक बॉन्ड इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। यहाँ देखो अगर ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन के तो अभी हम फ्री रेडिकल जनरेट करके आए हैं बिल्कुल। अब क्या होगा, ये सब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर भाग करके अटैक करते हैं। जैसे ही इन्होंने भाग करके अटैक किया तो यहाँ पर एक कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ और एक और ब्रोमीन जुड़ जाता है, और सिमिलरली यहाँ पर भी एक और ब्रोमीन जुड़ जाता है। तो ये बनता है आपका प्रोडक्ट। कुछ इस तरीके से चीज़ें बनती हैं आपके प्रोडक्ट की। तो यहाँ से हम क्या समझ पाए, यहाँ से हम समझे कि भाई तुम रिएक्टेंट क्यों हो, क्योंकि तुम बॉन्ड नहीं दे पा रहे कार्बन को, इसलिए तुम रिएक्टेंट हो। और तुम सबस्ट्रेट क्यों हो, बिकॉज यू आर एबल टू सप्लाई a new bond to the carbon, therefore you are called substrate। इसी के साथ अगर मैं एक और रिएक्शन देखती हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई ये रिएक्शन है भाई, along with, अगर मेरे पास कोई कुछ इस प्रकार की रिएक्शन है, सपोज बेंजीन को ले लिया है मैंने, तो हम क्या करें, फिर से हमारा एक ही काम है जिसमें हम माहिर हैं बहुत ज़्यादा वाले। तो हम क्या करेंगे, हम अपना बॉन्ड तोड़वाएंगे। सपोजिटली जैसे हम इस बॉन्ड को तोड़वा देते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटने का साइन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दो और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दो। तो कुछ जनरेशन कुछ इस प्रकार की होती है आपके पास, यहाँ बॉन्ड और यहाँ कुछ ऐसे ही नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। अब आगे चल कर के क्या होगा, भाई कार्बन तो यहाँ भी है और क्लोरीन यहाँ भी है, तो यहाँ पर आप चीज़ें कैसे जनरेट करोगे, या फिर यहाँ पर आप कैसे बताओगे कि यहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में हम यहाँ पर भी बॉन्ड तोड़ देंगे, लो भाई एक तुम लो एक तुम लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर हो जाएगा कार्बोकेटायन जनरेट और यहाँ हो जाएगा एनायन जनरेट। एनायन, कार्ब एनायन नहीं, खाली एनायन जनरेट। तो यहाँ से हमारे पास क्लोरीन एनायन और यहाँ से हमारे पास कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है। ये कार्बोकेटायन को हम यहाँ रिएक्ट करा देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस प्रकार का,
और बाकी बची हुई चीज़ें आपकी HCl बाहर हो जाएगी। हमें प्रोडक्ट में चाहिए था सिर्फ ये, और हमें जो चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है हम उसको बोल देते हैं क्या, बाय प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो कोई भी रिएजेंट हो सकता था, क्योंकि ये भी कार्बन को एज अ सिंगल एक सेपरेट बॉन्ड प्रोवाइड करा रहा है और ये भी कार्बन को एक सेपरेट बॉन्ड प्रोवाइड करा रहा है। तो क्योंकि ये दोनों कार्बन को सेपरेट सेपरेट बॉन्ड करा रहे हैं, तो मैंने एक को बोल दिया क्या, सबस्ट्रेट, और एक को बोल दिया मैंने क्या, रिएजेंट। ये कहानी होती है आपकी सबस्ट्रेट की और आपके रिएजेंट की। आई होप इन दो एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे कि कौन सबस्ट्रेट है और कौन आपका रिएक्टेंट है। इसी के साथ एक नई कहानी शुरू होती है, क्या, कि आपने रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट तो बांट दिए, ठीक है, पर ऐसा क्या होगा कि रिएक्टेंट डिसाइड करता है, रिएजेंट ही तो है जो वो अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि आपके जो रिएजेंट हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स भी हो सकते हैं और आपके जो रिएजेंट हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स भी हो सकते हैं। अब ये तो दो नई टर्म्स आ गई। इन दो नई टर्म्स का मतलब क्या हुआ, इन दो नई टर्म्स का मतलब हुआ कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है और अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, तो इनका मतलब क्या हुआ, कोई भी कार्बन की स्पीशी या कोई भी स्पीशी आपकी इलेक्ट्रोफाइल तब कहलाई जाएगी जब उसके पास होगी इलेक्ट्रॉन्स की कमी। सिंपल भाषा में, अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो उसको बोलो इलेक्ट्रोफाइल, और अगर इलेक्ट्रॉन्स अबंडेंस में है तो हम उस स्पीशी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से हमारी दो टर्म क्लियर हुई, क्या, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल उसको बोला जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं होती। तो सपोज अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल का काम होगा रिएक्ट करने का, और वो कहाँ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट वहाँ करेंगे जहाँ पर उनको दिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का भरमार। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ रिएक्ट करेंगे, वो वहाँ रिएक्ट करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेस, वहाँ करेंगे ये क्या, अटैक। तो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रॉन लविंग, जहाँ दिखे इलेक्ट्रॉन वहाँ जा करके चिपक जाते हैं, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियस लविंग। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस लविंग। फाइल का मतलब होता है ये जो फाइल बोला ना, ये फाइल, इसको बोलते हैं लविंग। जैसे आप लोग हो फोनोफाइल्स, मतलब आपको फोन पसंद है तो यू आर फोनोफाइल्स, ठीक है, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। वही है इलेक्ट्रोफाइल और यही आपका न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये हो गए आपके न्यूक्लियस लविंग और ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ रिएक्ट करेंगे, जहां आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, मतलब जहां पर आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। वेराज न्यूक्लियोफाइल कहाँ रिएक्ट करेंगे, जहां आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। सोचो, इस एग्जाम्पल को ऐसे लो कि अगर आपको रिएक्ट कराना है तो आप रिएक्ट कैसे करा पाओगे, कहाँ किसको रिएक्ट कराना है, तो उसको रिएक्ट कराने के लिए आप देखोगे पहले क्या, कि अगर आपको शादी करनी है तो पहले आप उस डायरेक्शन में सपोजिटली आपको कुछ खरीदना है तो आप ऐसे स्टोर पर जाकर के खरीदोगे जहां आपको चीज़ें मिलनी है, या ऐसे स्टोर पर जाओगे जहां चीज़ों की ऑलरेडी कमी है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है तो ये कहाँ रिएक्ट करेगा, जाकर जहाँ इलेक्ट्रॉन का भंडार होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर, और यहाँ ऑलरेडी चीज़ों का भंडार है तो ये कहाँ रिएक्ट करेगा, ये उस भंडार को क्या करेगा, ये बाहर पहुँचाएगा, मतलब ये जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर ताकि ये चीज़ों को करा सके रिएक्ट। अब इन चीज़ों से हम समझ पाए कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कौन हो सकता है और हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक कौन हो सकता है, और इन दोनों की वजह से हम कहते हैं कि भाई ये दोनों जहां भी आ जाए तो आप रिप्रेजेंट कर देना इलेक्ट्रोफाइल को कुछ इस तरीके से, रिप्रेजेंट कर देना, और न्यूक्लियोफाइल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना। ऑल्सो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और कहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो CH3+, या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड जैसे कि CH3, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास हैलोजन जुड़ा हो,
क्यों? ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, ये तो बचा ना, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स का भूखा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे OH नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी कुछ लेके बैठा हुआ है। Cn नेगेटिव, फिर से नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। या फिर अगर आप बात करो खाली वाटर मॉलिक्यूल्स की, या फिर R2NH की, या फिर RnH2 की, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं या फिर लोन पेयर्स होते हैं। तो न्यूट्रल वाली चीज़ें या फिर लोन पेयर वाली चीज़ें जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अंदर आपकी चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और इन्हीं के तहत आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अगर हम करें इनको, ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको चाहिए कि इनको डिनोट करके दिखा दो भाई। तो देखो अगर यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है तो क्या होगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा या इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। कार्बन और सल्फर में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली सल्फर। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा? आपको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे आपके सल्फर की तरफ, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और SCH3 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। वहीं कार्बन कार्बन तो सेम है, बट यहाँ वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ तो नाइट्रोजन भैया जुड़े हैं। नाइट्रोजन भैया होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि आ गई आपकी पोलैरिटी, जिसकी वजह से चीज़ें ट्रांसफर हो रही है। तो आपका जो ये वाला बॉन्ड है ये दे देगा इसको, और यहीं से हम बोलते हैं CH3 हो गया पॉजिटिव, और यहाँ से आ गया आपका Cn का पार्ट जो है वो नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम कॉपर की बात करें और CH3 की बात करें, कॉपर CH3 में तो भाई कार्बन जीत गया, तो कार्बन को मिल गया आपका नेगेटिव और कॉपर को मिल गया आपका पॉजिटिव। यहाँ से आप चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हमने देखा क्या कि जब हम कार्बन और कार्बन से जुड़े किसी भी बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो ये सारी जो सीन क्रिएट हो रहे हैं, ये सब जो है वो कुछ इफेक्ट लेकर आ रहे हैं, मतलब पोलैरिटी का कुछ इफेक्ट आ रहा है। पोलैरिटी का इफेक्ट कैसे आ रहा है कि जब भी कार्बन किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पोलैरिटी इन द बॉन्ड। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है तो भाई पोलैरिटी तो बिल्कुल होगी। तो इन चीज़ों को रिलेट करके हमने बोला कि अगर कोई कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है जहाँ पर उसकी सारी की सारी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दूसरे की तरफ, और कार्बन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे सिनेरियोज में हमने क्या डिस्टिंग्विश किया कि हमारे पास तो कार्बोकेटाइन और कार्ब एनायन जनरेट हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब का रीजन कौन था? एक अकेला रीजन है इन सब का, कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन सब का एक रीजन होने की वजह से इन सब का एक रीजन होने की वजह से हमें क्या देखने को मिला कि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ पा रहे हैं और बाकी ग्रुप तो नेगेटिव लेके आ रहा है, या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जा रहा है और बाकी ग्रुप का भी पॉजिटिव लेकर आ पा रहे हैं। तो ऐसे ही इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई भी बॉन्ड पोलर इन नेचर है, सपोजिटली आपका कोई भी बॉन्ड पोलर इन नेचर है, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। या फिर कोई भी बॉन्ड, कोई भी कार्बन का एलिमेंट कोई भी कार्बन का एलिमेंट कोई भी कार्बन का एलिमेंट जुड़ा है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो वो क्या करेगा? वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज जब तक बॉन्ड नहीं टूट रहा, और बचे हुए कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन इस कार्बन से खींचने की कोशिश करेगा, तो ये कार्बन क्या करता है? दूसरा वाला कार्बन तो भाई अपना खींचने में लगा हुआ है, उसको भी तो जरूरत है, तो जब ये इससे खींच रहा है तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज। ये को भी चाहिए कि इसको भी कोई मदद करे, तो इसकी मदद के लिए, लो भाई, इसकी मदद के लिए इसके ऊपर भी आ जाता है ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज। पर यहाँ पर खींचने की क्षमता इसकी ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव।
तो ये खींचने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए जो यहाँ का चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बन। और कार्बन बॉन्ड तो सेम ही है, यहाँ तो इसलिए खींचने की मजबूरी पड़ी क्योंकि ये खींच ही रहा था, इसलिए इसको खींचने की मजबूरी पड़ी। तो इसका मतलब यहाँ तो इंड्यूसिंग हुई ना, मतलब यहाँ तो चार्ज को इंड्यूस किया गया। तो इसी को तो बोलते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं दूर जा रहे हैं, या तो आ रहे होंगे या फिर जा रहे होंगे, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो वो सिनेरियो अगर बाकी कार्बन की चेन को भी ट्रांसफर किया जा रहा है तो दैट इज व्हाट यू कॉल इंडक्टिव इफेक्ट टू बी। तो यहाँ से आपका इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, और यहीं से हम कहते हैं कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो विथ साइज जो है या फिर विथ लेंथ ऑफ द चेन जो है वो डिक्रीज होता रहता है। तो यहीं से आप उस स्टेबिलिटी ऑर्डर को जस्टिफाई कर सकते हो जो कहता था पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर ज़्यादा, दो के ऊपर ज़्यादा, तीन के ऊपर ज़्यादा। जैसे हम चले भी अगर उसके ऊपर, हाँ, हमारे कार्बोकेटायंस कहाँ चले गए हो कार्बो, ये देखो, यहाँ देखो, कार्बन के पास कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है कि वो उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर दे। यहाँ कार्बन के पास एक है, यहाँ कार्बन के पास एक के साथ दो दो है, और यहाँ तो कार्बन के पास तीन का भंडार लगा हुआ है देने के लिए। तो क्या आपको नहीं लग रहा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि इस कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए तीनों तरफ से मदद मिल रही है, और यहाँ वाली जो बाढ़ आई थी उसको मदद करने के लिए सिर्फ दो, और यहाँ की बाढ़ को मदद करने के लिए सिर्फ एक, और यहाँ की बाढ़ को तो कोई देख ही नहीं रहा है कि बाढ़ आई भी थी कि नहीं। तो इस वजह से ऐसे का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाता है ये। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की भी, अगर हम नेगेटिव चार्ज की भी बात कर लेते हैं तो ये कहता है क्या कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कुछ इस प्रकार का है, मतलब यहाँ का जो एक्स्ट्रा एनायन है, जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं जनरेट होकर के, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। आप उनको और क्यों चीजें प्रोवाइड करा रहे हो? आप उनको और चीजें क्यों प्रोवाइड करा रहे हो? ये भी देने के लिए तत्पर बैठा है, ये भी देने के लिए तत्पर, और ये भी देने के लिए तत्पर। एक कह रहा है मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान है, वाई आर यू गिविंग मी द लोड। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी होती है कम, और कार्बोकेटाइड में इसी सिनेरियो में ये देने वाले बन जाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी हो जाती है ज़्यादा। ठीक है, तो ये समझ पाए हम किस इफेक्ट की मदद से, ये समझा हमने अपने ऐसे इफेक्ट की वजह से जिस इफेक्ट का नाम हम देते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे ही इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट, मतलब बॉन्ड टूटने के बाद जो इफेक्ट आ जाए उसी को बोलते हैं क्या, परमानेंट इफेक्ट। और ये इफेक्ट दो चीज़ों पर लाई करता है, या तो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से मतलब हुआ कि या तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करें ग्रुप्स, जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे वो क्या लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे प्लस का इफेक्ट, जैसे कि प्लस CH3 मिथाइल ग्रुप, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करके ले जाएं, विड्रॉ ग्रुप्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ही ड्रॉ करके ले जाएं। तो यहाँ लेकर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आपके हैलोजेंस, जैसे कि आपके NO2 ग्रुप, जैसे कि आपका CN ग्रुप। तो ये सब चीज़ें आपकी कहलाई जाएंगी क्या, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर विड्रॉइंग ग्रुप है मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है तो बाकी को मिलेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर कोई कार्बन है और कार्बन के साथ कोई A ग्रुप जुड़ा है और वो A ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब ये ग्रुप डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ मिलेगा आपको नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव डबल, और अगर रिंग और ज़्यादा हुई तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप पर, और इसी का इफेक्ट को हम बोल देते हैं प्लस आई एंड योर माइनस आई इफेक्ट। यहीं से चीज़ें होती हैं आपकी प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से रिलेटेड, और इसी को बोल देते हो क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यूजुअली आपका पोलराइजेशन लेकर के आता है स्पीशीज के अंदर।
अब हम बात करते हैं अपने दूसरे परमानेंट इफेक्ट की, जो कि है नेम वाइज, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट ये भी एक तरीके का परमानेंट इफेक्ट होता है। रेजोनेंस इफेक्ट अगर आप याद करो कि हम लुईस के स्ट्रक्चर्स बनाते थे, तो हम एक स्ट्रक्चर से नहीं डिटरमाइन कर पा रहे कि हाँ कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, या हम एक स्ट्रक्चर से अपना पूरा स्पेसिफिक चीज नहीं बता पा रहे थे। जैसे मेरे पास है NO2-, या फिर मेरे पास है कोई बेंजीन की रिंग, तो N O और N, या तो ऐसे था, या N O और N कुछ ऐसे था, विद अ नेगेटिव साइन ओवर दिस। तो ये दो स्ट्रक्चर से हम बता पा रहे थे। सिमिलरली अगर मैं बेंजीन की बात करती हूँ, तो बेंजीन के लिए भी हमें भाई स्ट्रक्चर लग रहे थे, जैसे 1 2 3, या फिर आप कह लो 1 2 एंड 3। हमें ऐसे स्ट्रक्चर लग रहे थे, और इनको डिटरमाइन करते हुए हम बनाते थे इनके बीच में एक रेजोनेंस का ऐसा कुछ सिंबल। तो रेजोनेंस इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आप स्टेबिलिटी को और मजबूत कर सकते हो। मतलब होती दोनों की सेम एनर्जी है, पर वो क्या बताएगा, वो बताएगा जितने भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही अच्छा आपका इफेक्ट पड़ेगा, और उसी मदद से आप जो है सेम एनर्जी के पैरिटी वाले स्ट्रक्चर्स जो है वो बना सकते हो। अब एनर्जी सेम जब भी आप रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बताओगे, तो एनर्जी सेम के साथ साथ आपको कुछ और चीजें भी बतानी पड़ेगी। जैसे कि आपको बताना पड़ेगा कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रहने चाहिए सेम। जब तक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बढ़िया है। और जो आपके चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस जो है, उनका जो सेपरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, कम, बहुत कम डिस्टेंस पर होना चाहिए उनका सेपरेशन। सिमिलरली अगर हम और बात करें, तो आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो होने चाहिए क्या, इतना ज़्यादा। अगर आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो वो होने चाहिए आपके ज़्यादा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स की या इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो वो होने चाहिए आपके कम। और इसी तरीके से जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई की पोजीशन भी होनी चाहिए क्या, सेम। जितने पहले इलेक्ट्रॉन्स थे अगर उससे सेम ना हो करके कम कर दोगे, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो है वो और हो जाती है ज़्यादा। अब रेजोनेंस इफेक्ट भी आपका प्लस आर और माइनस आर के टर्म्स में, आप उसको दो टर्म्स में डिवाइड कर सकते हो। आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट है दैट कुड बी अगेन प्लस आर इफेक्ट एंड योर माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट वो आपका दो टाइप का हो सकता है, जिसमें एक है प्लस आर इफेक्ट और एक है माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट का मतलब हुआ, अगर मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है विद माई NH2 ग्रुप और एक है लोन पेयर, और बेंजीन की रिंग तो एज इट इज है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेकेंड पहले रिंग ही बना देते हैं। तो यहाँ पर सीन क्या बनता है, यहाँ सीन बनता है कि जो आपकी लोन पेयर है ना, ये जो ग्रुप है ये आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा है। कोई भी सिस्टम को रेजोनेटिंग सिस्टम या कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कोई भी सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम तब कहलाया जाएगा जब उसके पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो, या फिर जब उसके पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, एक तो ये वाली कहानी हो गई, या फिर उसके पास हो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, तो भी आपका सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेटेड कहलाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से आप बॉन्ड कैसे ट्रांसफर करोगे, बॉन्ड ट्रांसफर करने की एक ही कहानी है, यहाँ कर दो डबल बॉन्ड और बॉन्ड ट्रांसफर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कर दो ट्रांसफर, बॉन्ड ट्रांसफर। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, या फिर ऑल्टरनेट डबल सिंगल लोन पेयर डबल सिंगल लोन पेयर, ऐसा। अब यहीं से रेजोनेटिंग की कहानी आती है क्या, कि अगर आपका कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा है आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, इसको बोल रहे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को बोल रहे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। किस सिस्टम को बोल रहे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, हम इस पूरे सिस्टम को बोल रहे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जहां हमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस जो है वो दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बात आती है कि जो ग्रुप आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है
वो ग्रुप अगर अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा देता है किसकी तरफ, अगर वही ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा देता है हमारे बेंजीन रिंग की तरफ, देयरफॉर तो यहाँ तो हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ तो हो जाएगा डबल बॉन्ड, पर यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ आ गई, यहाँ मिलेगा आपको पॉजिटिव चार्ज और बाकी जगहों पर आ जाएंगे आपके ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूमे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भी अंदर घुमाओ, कैसे, ये मिलेगा इसको, ये दोगे आप इसको और बॉन्ड तोड़ोगे आगे, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा और यहाँ तो NH2 पॉजिटिव है ही। अब ये क्या करो, ये दो इसको, ये दो आगे और फिर आप आगे बॉन्ड बनाओगे, आगे बॉन्ड बनाओगे कैसे, ऐसे कि ये बॉन्ड टूटा, यहाँ बॉन्ड आ गया एक यहाँ और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड और यहाँ है आपका NH2। फिर इसी के बाद ये लोन पेयर जाएंगे इसके पास और ये बॉन्ड दे देगा इसको एंड हेंस आप मिल जाओगे अपने पुराने स्ट्रक्चर की तरफ। इन्हीं को बोलते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर से सीख लेते हैं क्या होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और प्लस आर इफेक्ट क्या होता है। प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी बॉन्ड जुड़ा है, कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप जुड़ा है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है, डाइवर्ट करता है, डाइवर्ट ग्रुप डाइवर्ट्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, कोई भी ग्रुप अगर आपका डाइवर्ट कर रहा है अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स। जैसे कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया इस वाले बॉन्ड को, तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ देखो बन गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद हमें तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड तो नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तो हमने क्या किया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा दिया यहाँ पर। देखो यहाँ बैठ गए इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही आपके इलेक्ट्रॉन आपकी पूरी रिंग के अंदर जो है वो घूमते रहेंगे, इन्हें घूमने की जगह मिलती रहेगी। इसी घूमने को बोलते हैं क्या, इसी पर्टिकुलर घूमने को आप नाम दे सकते हो क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहीं अगर हम आगे चलें अपने किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ, जैसे कि माइनस आर इफेक्ट की तरफ अगर हम चलते हैं, तो माइनस आर इफेक्ट कहता है, माइनस आर इफेक्ट कहता है कि ग्रुप विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल बन जाता है बेंजीन रिंग के साथ कोई भी NO2 ग्रुप। NO2 क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ करता है डाइवर्ट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डाइवर्ट करेगा तो आप बनाओगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन तो लेकर के भाग गया ना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा, तो यहाँ से मिलेगा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ और यहाँ बनेंगे आपके NO2। और बना दो, ये यहाँ है, अब इसको यहाँ घुमाओ और इसको यहाँ घुमाओ, तो आप बनाओगे कैसा, NO2 ग्रुप के साथ नेगेटिव लेकर के बैठा है NO2, तो डबल बॉन्ड बना के O के साथ भी डबल बॉन्ड बना करके, तो यहाँ घूमेगा आपका पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से। और फिर ये ग्रुप वापस चला जाएगा इसके अंदर और ये रिंग आ जाएगी वापस आपकी इसके जैसी, जो कि बन जाएगा आपका अल्टीमेट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। ठीक है, तो इस वाले सिस्टम को, ऐसे वाले ग्रुप्स को बोलते हैं माइनस का आर इफेक्ट। ऐसे सिस्टम्स को बोलते हैं क्या, माइनस का आर इफेक्ट। ऑल्सो वन मोर थिंग ये है
कि जब भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस आप बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी हमेशा किसकी तरफ को जाते हुए, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी आपके नेगेटिव चार्ज की तरफ को जाते हुए। आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी हमेशा किसकी तरफ जाते हुए, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हुए, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हुए, नेगेटिव चार्ज से जाते हुए नहीं, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो इसी के साथ एक लिस्ट बना लेते हैं किसकी, प्लस आर शो करने वाले ग्रुप्स और एक माइनस आर शो करने वाले ग्रुप्स। जो कि ग्रुप्स होते हैं आपके प्लस आर के, आप लिख सकते हो क्या, हैलोजेंस, OH, OR, OCOR, NH2, NHR, NR2, NHCOR, ये आपके ग्रुप हो गए। और ये हो गए आपके COOR, CHO, CO, CN और NO2। ठीक है, तो यहाँ से खत्म होती है आपकी कहानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। हमने NO2 का केस किया है, आप OH का केस ट्राई करके आएंगे प्लस R के लिए, और हमने कोई केस किया, हाँ ये एंडिविंग वाला केस हम कर चुके हैं, तो आप सिर्फ ट्राई करके आओगे अपना OH का केस। दिस शैल बी योर होमवर्क। इसी के साथ हमारे पास जैसे परमानेंट चेंजेस आए हैं वैसे ही हमारे पास जो है वो थोड़े बहुत टेम्परेरी चेंजेस भी आते हैं, जिसके अंदर टेम्परेरी चेंज में सबसे पहले नाम आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहता है कि जैसे जैसे आप रिएक्शन करा रहे हो, जैसे जैसे आप रिएक्शन करा रहे हो वैसे वैसे थोड़े बहुत टेम्परेरी चेंजेस भी आ सकते हैं। जैसे जैसे आप रिएक्शन करा रहे हो वैसे वैसे थोड़े बहुत टेम्परेरी चेंजेस भी आ सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का, मल्टीपल बॉन्ड के सिस्टम के केसेस के बारे में बात करता है, और वहीं पे मुझे किसी की रिएक्शन करानी है, सपोजिटली मेरी रिएक्शन है डायरेक्ट H पॉजिटिव से, तो क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि आने वाली स्पीशी या आने वाला रिएजेंट कैसा है। मुझे पता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको चाहिए रहेंगे इलेक्ट्रॉन, इसको मोहब्बत होगी किससे, इलेक्ट्रोफाइल से। जब इसकी मोहब्बत इलेक्ट्रोफाइल से होगी तो ये क्या करेगा, ये कार्बन के पास जाकर के अटैक करेगा। कार्बन को भी चाहिए रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन क्या करेगा, दूसरे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए और यहाँ बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही तो रिएक्शन हुई। इसी रिएक्शन को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, जो कि होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। एक होता है माइनस एम इफेक्ट, यानी कि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से तो जुड़ा था और यहाँ पर आपका CN ग्रुप आकर के जुड़ा है। ऐसे ग्रुप्स को, जिनके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल्स। जब ऐसे ग्रुप्स को बोल देते हैं न्यूक्लियोफाइल्स तो क्या होगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके ऊपर तो ये कार्बन क्या करेगा, इसके पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसने बोला कि भाई डबल बॉन्ड लेकर के तू नेगेटिव हो जा, तो तू हो गया नेगेटिव, यहाँ आ गया आपका CN। तो कुछ इस तरीके वाली रिएक्शन जो होती हैं वो देती हैं आपका माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम इफेक्ट आपका देखने को मिलता है मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम के अंदर। और जब ये आपका इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट देखने को मिल जाए मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम के अंदर, तो वो डिपेंड करता है क्या, कि वो बताता है आपको मीजोमेरिक इफेक्ट। और ये टाइप ऑफ इफेक्ट जो होते हैं वो होते हैं बिल्कुल टेम्पररी इफेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कुछ फंडामेंटल्स जो हमने पढ़े। सबसे पहले हमने रिएजेंट और सबस्ट्रेट के बारे में जाना, फिर हमने जाना अपने न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, और फिर इसी के साथ हमने कुछ परमानेंट इफेक्ट जाने, जिसमें से पहला था इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा था आपका रेजोनेंस इफेक्ट। और उसी के बाद हमने जाने क्या, टेम्पररी इफेक्ट्स, जिसमें से पहला था आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक अपने दो टाइप के होते हैं, प्लस एम प्लस माइनस एम, इंडक्टिव प्लस एम माइनस आई, और रेजोनेंस भी आपका प्लस आर और माइनस आर। ठीक है, तो सबकी कहानी एक दूसरे पोलैरिटी के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ही बेस्ड है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।